ऋषि श्रृंखला के अप्रतिम मणि महर्षि पतंजलि के नाम पर स्थापित इस मां शारदा के मंदिर पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति परम चेतना के पर्याय ब्रह्मर्षि पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करता हूं, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को। आचार्य जी को प्रणाम करता हूं और हम सभी के मार्गदर्शक प्रतिकुलपति महोदय हमारे मध्य में उपस्थित हैं, जिनसे हम हमेशा ऊर्जान्वित होते रहते हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं। वात्सल्य की प्रतिमूर्ति और हम सभी को सदैव श्रेयसिक्त आशीष की इच्छाओं प्रदान करने वाली बहन जी उपस्थित हैं, उनको भी मैं सादर हृदय के अभ्यंतर से प्रणाम करता हूं। अन्य समस्त अभ्यागत जन, मुख्यतः प्रोफेसर यादव, प्रोफेसर कटियार, सभी को प्रणाम करता हूं। परमार देव जी को प्रणाम करता हूं और आप सभी में अवस्थित एक विद्यार्थी को प्रणाम करता हूं। मैं सीधे विषय पर आता हूं। वैसे मैं देख रहा था जो पूरा विधान जो था विषय का, उसमें इस शिक्षण पद्धति पर पूर्व में भी वक्तृताएं हो चुकी हैं। हो सकता है कि मैं जो चर्चा करूं वो पुनरावृत्ति पृष्ठपेषण का शिकार हो, दोष हो उसमें, इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। मैं स्पेशल पेडागोजिकल मेथड्स जो आजकल अपनाए जा रहे हैं उस पर बिंदुवार चर्चा करने से पहले मैं एक सामान्य प्रतिबिंब या झलक देना चाहूंगा इस प्रश्न के साथ कि क्या भारतीय वाङ्मय में इस शिक्षण पद्धति के विषय में कोई चर्चा रही है कि नहीं रही है। मुझे प्रतिकुलपति महोदय ने बताया कि दीदी जी ने कल गुरुकुल परंपरा की शिक्षण पद्धति के विषय में विस्तार से आप लोगों से चर्चा की है, इसलिए उस पर हम विस्तार से नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन दो तीन जो मौलिक प्रश्न उठते हैं, पेडागोजी का मतलब ही होता है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, शिक्षण की कला और विज्ञान, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। तो हमारे गुरुकुल पद्धति में जो पद्धतियां थीं, जो व्यवस्थाएं थीं, क्या वो वर्तमान पद्धतियों से मेल खाती हैं या नहीं खाती हैं, या उनका विस्तार है, या उन्हीं का भिन्न स्वरूप है, इस पर मैं प्रारंभ में थोड़ी चर्चा करूंगा। आप सभी लोग जब भी शिक्षक और शिष्य के बीच, गुरु और शिष्य के बीच में वार्ताएं प्रारंभ होती हैं, तो प्रायः तैत्रीय उपनिषद में जो ब्रह्मानंद वल्ली का प्रथम अनुवाक है, जो कृष्ण यजुर्वेद का है, उसका स्मरण करते हैं। वह क्या कहता है? टीचर स्टूडेंट बॉन्डिंग। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनो अधीतमस्तु मां विदुषा वहे। दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी शिक्षण पद्धति में, प्राचीन से लेकर आज तक, कभी भी शैक्षणिक कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व इस प्रकार गुरु और शिष्य दोनों के सामूहिक संवर्धन के विषय में परमात्मा से निवेदन और प्रार्थना करने का कोई प्रावधान नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ भारत में रही परंपरा है। उसी तरह से उसी तैत्रीय उपनिषद के शिक्षावल्ली, जो हमारे पूरे प्राचीन शैक्षणिक पद्धति की संहिता है, उसके तृतीय अनुवाक में भी यही शिक्षक और शिष्य के बीच की बॉन्डिंग, टीचर बॉन्डिंग जो कहते हैं, टीचर स्टूडेंट बॉन्डिंग दिखाई पड़ती है। सहनौ यशः सहनौ ब्रह्म वर्चसम, कि एक साथ यश बढ़े, एक साथ ब्रह्म तेज बढ़े। ये आज की जो मॉडर्न
पेडागोजिकल प्रोसेसेस हैं, उसमें इसकी बड़ी महनीयता की चर्चा होती है इसकी, कि टीचर स्टूडेंट बॉन्डिंग होनी चाहिए। लेकिन इसकी चर्चा हमारे अगर उपनिषदों की बात करें तो आज भारत ही नहीं, विश्व के अनेक वैज्ञानिक भी, अनेक भाषाविद भी, भाषा वैज्ञानिक भी, दार्शनिक भी ये मानने लगे हैं कि कम से कम, ये तो निर्विवाद है, वैसे तो और भी पुराने हैं हमारे शास्त्र और वांग में, लेकिन ये मान्यता तो लोगों ने स्वीकार ही कर लिया है कि कम से कम ईसा के 1500 ईस्वी पूर्व के तो उपनिषद हैं ही। कितने और पुराने हैं इसके बारे में तो अलग अलग दावे और प्रतिदावे हो सकते हैं। तो अगर 3700-3800 वर्ष पूर्व किसी भी देश की मिट्टी पर शैक्षणिक पद्धति के बारे में इतनी महनीय विचारधारा स्थापित रही हो कि प्राथमिक सूत्र ही मानते हो कि जब तक गुरु और शिष्य के मध्य भावात्मक संबंध नहीं होगा, एकात्म भाव नहीं होगा, तब तक शिक्षा को हम डिलीवर नहीं कर सकते, शिक्षा को दे ही नहीं सकते। उसी तरह जो गुरु शिष्य परंपरा की बात होती है, तो फिर जब आगे उसी शिक्षा वल्ली में हम जाते हैं तो पाते हैं कि 5 महासंहिताओं की चर्चा होती है। पहले ही प्रारंभ में कहते हैं कि वर्ण, शिक्षा का कैसे शुरुआत होती है? शब्द से। शब्द कैसे बनता है? वर्णों की संतान से। और वर्ण कैसे बनते हैं? स्वर से। इतना वैज्ञानिक अध्ययन कि शिक्षा का माध्यम शब्द ही होगा, ये 4000 वर्ष पूर्व कम से कम हमारे लोगों ने इसको स्थापित किया। और उसका फोनेटिक्स, जिसकी आजकल बहुत चर्चा होती है, भाषा विज्ञान की, पूरी दुनिया में संस्कृत के, ये मानते हैं सभी लोग कि पाणिनि व्याकरण के बाद ही पूरी दुनिया के अन्य भाषाओं में व्याकरण विज्ञान की चर्चा प्रारंभ हुई। लेकिन ध्वनि के साथ वर्ण और शब्द के का कैसे संहिता बनती है, संधि बनती है। वाणी में वाणी शब्द और स्पीकिंग, इसमें बहुत अंतर है। अगर हम लैटिन या किसी अन्य भाषाओं में जब हम बोलने को पर्याय के रूप में देखते हैं तो उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उनकी भाषा में, वो होता है साउंड, सिर्फ ध्वनि। और हमारे यहां जो वाणी शब्द है, जब तक उस ध्वनि में विजडम नहीं है, ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, तब तक वो वाणी नहीं हो सकती। हम कुछ भी बोलते हैं वो वाणी नहीं है। और इसका प्रमाण कहां है? आपकी शिक्षा वल्ली में ही दिया हुआ है। पहले तो शिक्षा के माध्यम के बारे में जो शब्द की बात की, उन्होंने कहा अथ अधिविद्यम आचार्य पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचनम संधानम इति अथ विद्यम। विद्या की परिभाषा शैक्षणिक, मैं कहता हूं कि पेडागोजिकल प्रोसेसेस का जो मूल ग्रंथ है वह शिक्षावल्ली है, तैत्तिरीय उपनिषद का। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं। इससे पहले किसी भी भाषा में आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग के बारे में किसी भी पुस्तक में कहीं भी चर्चा नहीं मिलती। ये जितने भी यूरोप में मिलते हैं, ये 16वीं शताब्दी के बाद के सारे अध्ययन है। और हमारे यहाँ 4000 वर्ष पूर्व, कदाचित उससे भी पूर्व, कि ये विज्ञान के रूप में हम पेडागोजी को मानते रहे। और जो मैं कह रहा था कि जो वाणी किसको कहते हैं, उसी की जो 5वीं महाविद्या है, महासंहिता है, जब वो कहते हैं कि जबड़े के निचले भाग और जबड़े के ऊपर भाग, पूर्व रूप और उत्तर रूप, संधान जिह्वा और संधि क्या है? वाणी। उसमें उन्होंने पर्याय क्या किया भाष्यकारों ने, कि जबड़े के निचले भाग का मतलब कर्मेंद्रियां, और जबड़े का ऊपर भाग का मतलब सिंबलाइज करता है वो ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से, रस से पकी हुई जब कोई अनुभूति होती है और जिह्वा जब उसको संधान करती है, तब वाणी निकलती है वहां।
ये बात हमारे पंच महासंहिताओं में। और कुछ विषयों का जो पश्चिमी यूरोप में 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी में आए, उन विषयों की चर्चा शिक्षावल्ली में है, बहुत ही सूक्ष्म में मैं बता रहा हूं। जैसे 2 तो मैंने बता दिया, 3 के विषय में बहुत संक्षेप में चर्चा करूंगा। जब वो कहते हैं कि पृथ्वी पूर्व रूप, द्युलोक उत्तर रूप, वायु संधान, आकाश संधि, ये जो उसको प्रथम विद्या महाविद्या की बात करते हैं, ये क्या है? ये कॉस्मोलॉजी, जो आज की तारीख में अंतरिक्ष विज्ञान की बात करते हैं, कॉस्मोलॉजी की बात करते हैं। हमारी शिक्षावल्ली उस शैक्षणिक पद्धति की ओर प्रमुखता से संकेत देती है। उसी प्रकार जब आगे कहते हैं अग्नि पूर्व रूप, सूर्य उत्तर रूप, संधि जल और विद्युत ज्योति संधान, ये आता है एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी का बीज है मंत्र। उसी तरह से फोनेटिक्स का हमने बता दिया, पेडागॉजी का हमने बता दिया अर्थविद्यम के रूप में। और एक जो अधि प्रजा है महाविद्या, वो बायोलॉजी का प्रतीक है कि माता पूर्व रूप, पिता उत्तर रूप, प्रजनन संधान और प्रजा उसकी संधि, ये बायोलॉजी, ह्यूमन साइंस। तो 5 महासंहिताओं की जो चर्चा शिक्षावल्ली में की गई, वह 5 बड़े विषयों के बीज तत्व के रूप में स्थापित। और अब हम आते हैं पेडागॉजी पर। एक बात बहुत उठती है कि भाई जो स्टूडेंट है, आजकल जनरल चर्चा सुनते होंगे, लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए, कि आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग जो है वो लर्नर सेंट्रिक हो, स्टूडेंट सेंट्रिक हो, विद्यार्थी को केंद्र में रख करके करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? उसका तर्क आजकल के भी शिक्षा वैज्ञानिक ये देते हैं कि हर बच्चे का स्तर भिन्न होता है ज्ञान का, उसकी प्रिपेयर्डनेस टू लर्न इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें विद्यार्थी को जो दे रहे हैं हम, वो किस रूप में दें, किस भाषा में दें, किस विधि से दें कि उसको ज्ञान हो जाए, वो लर्न कर सके। अब ये बात बहुत ही प्रचारित होती है और हमारे एनएपी में भी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इस बात को बहुत प्रमुखता से स्थान दिया गया, करीब 2-3 पैराग्राफ में। और इसके पहले के भी जितने विद्वान हैं इस पर चर्चा करते हैं, पूरे अन्य देशों में भी इसकी बहुत चर्चा होती है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये चर्चा कोई नई नहीं है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें सूक्त के 7वीं ऋचा, 7वां मंत्र इस बात को प्रमुखता से प्रतिबिंबित करता है, जो ये कहता है कि जो भी विद्यार्थी हैं उनकी आंखें एक तरह की हैं, कान एक तरह के हैं, लेकिन मन एक तरह का नहीं है। वो श्लोक पता नहीं, हो सकता है मुझे पूर्णतः संस्कृत का विद्यार्थी नहीं हो, तो हो सकता है प्रोनाउंस करने में आपको लगे कुछ दोष हो जाए तो माफ करिएगा। वो है अक्षणवंत कर्णवंत सखायो मनोज सेस्व समा बभूवु आदधनास उपकक्षास उत्वे हृदय इव स्नात्वा उत्वे तदृश्य। ये ऋग्वेद के समय में भी इसकी चर्चा थी कि आचार्य को यह समझना चाहिए कि जिस शिष्य को शिक्षा देना चाह रहे हैं उसके लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि वो उसका जो लर्निंग मोड है उसकी स्टेटस क्या है और आचार्य के गुण क्या होने चाहिए। ये भी वेदों से ही मैं बता रहा हूं। और मुझे नहीं लगता कि आज जो भी गुण हैं जो दिखाए जाते हैं आज की भाषा में, उससे कोई परे गुण होना चाहिए, जो गुण पूर्व से ही वेदों में ऋषियों ने व्यक्त किया है। पहला है संयमी, दूसरा है वाचस्पति, वाणी का स्वामी, वसुपति, गुणधर्म को जानने वाला, भूतकृत, चरित्र निर्माता, ज्ञान निधि,
विषयों पर अच्छी पकड़, मनोर्भव, मननशील व विचारक, वाक तत्वविद, भाषा वैज्ञानिक, दूरदर्शी, प्रसन्न चित्त, और उसमें थोड़ा टाइपो एरर होगा, निष्काम प्रतिबद्धता, प्रक्षेपण की सिद्धता और परिणाम का स्वतः मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, ये आचार्य के गुण होने चाहिए। जो आचार्य संयमी नहीं है, वाणी का धनी नहीं है, गुणधर्म को जानने वाला नहीं है, चरित्र निर्माण की शक्ति नहीं है, विषयों पर अच्छी पकड़ नहीं है, मननशील व विचारक नहीं है, भाषा वैज्ञानिक नहीं है, दूरदर्शी नहीं है, प्रसन्न चित्त मन का नहीं है, और इन सब के होते हुए अपने कार्य के प्रति निष्काम प्रतिबद्धता नहीं है, या उस ज्ञान को शिष्य तक पहुंचाने की प्रक्षेपण की दक्षता नहीं है, या शिष्य के निरंतर सतत मूल्यांकन की प्रवृत्ति की उसके अंदर दक्षता नहीं है, कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो अच्छा आचार्य नहीं हो सकता। और जितने भी आज की मॉडर्न पेडागॉजी में जितने भी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है जो इन गुणधर्मों के अतिरिक्त कोई हो। और ये वेदों से अलग अलग मंत्रों से आचार्यों के विषय में भिन्न भिन्न समयों पर किसी रूप में जो संकेत मिले हैं उसकी चर्चा के रूप में है। अब एक सवाल उठता है कि पेडागॉजी इंपॉर्टेंट है क्यों, शिक्षण पद्धति क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम शिक्षा देते क्यों हैं? शिक्षा देते हैं कि हम मनुष्य को गढ़ना चाहते हैं एक विशेष सांचे में, एक नैतिक मनुष्य को, एक जिज्ञासु मनुष्य को, एक सक्षम मनुष्य को, एक सशक्त मनुष्य को, एक ज्ञानवान मनुष्य को, जो व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और वैश्विक धरातल पर जीवन, एक सत्यपूर्ण, धर्मपूर्ण जीवन जीने की दक्षता रखता हो। शिक्षावली में एकादश अनुवाक जब मैं देखता हूं समावर्तन का, तो मुझे लगता है कि उसमें जितने भी गुण धर्म दिए गए हैं कि एक विद्यार्थी जब आचार्य से शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसे कैसा होना चाहिए, तो उसके एकादश अनुवाक से मुझे पूरा का पूरा चित्र दिखाई पड़ जाता है, जो आज के वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं। वेदम अनुच्य आचार्य अन्ते वासिनम अनुशास्ति, सत्यम वद धर्मम चर, स्वाध्यायाद मां प्रमदः, आचार्य प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मां व्यक्षेत्सी, मां सत्यान न प्रमदितव्यम, धर्मात् न प्रमदितव्यम, कुशलात् न प्रमदितव्यम, भूत्यै न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। सत्य का आचरण करो, असत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद न करो, आचार्य के लिए जो आवश्यक संसाधन की आवश्यकता है उसको एकत्रित करने में प्रमाद न करो, और गृहस्थ धर्म में जाते हो तो संतति के विस्तार में प्रमाद न करो, उसका विस्तार करो, और सत्य के पथ का अनुसरण करो, धर्म पर चलने की कोशिश करो, प्रमाद न करो, कौशल प्राप्त करने में प्रमाद न करो, ऐश्वर्य प्राप्त करने में प्रमाद न करो, स्वाध्याय प्रवचन में प्रमाद न करो। अगले जो पंक्तियां हैं उसमें देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देवता और पितृ कार्यों में प्रमाद न करो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान्यन्य वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वप्योपास्यानि। जो निंदित कर्म न करो, अनिंदित कर्म का आचरण करो, और हमेशा माँ, पिता, आचार्य और गुरु में देवत्व, देवतुल्य उनका सम्मान करो। उसी तरह से आगे की पंक्तियों का अर्थ भी आप सभी लोग संस्कृत जानने वाले हैं। अर्थ यही है कि यदि आपको कोई भ्रम होता है, कोई संशय होता है, तो किसी श्रेष्ठ जन से विचार विमर्श करो। दान दो, कितनी अच्छी बात लिखा है, श्रद्धा से दो या अश्रद्धा से दो, भय से दो या प्रेम बस दो, दो।
ये कितना बड़ा गुण है। ये आप प्रकृति का देखिए कि प्रकृति का कोई घटक ऐसा है क्या जो देता नहीं, वो निरंतर देता है, चिरंतन रूप से देता रहता है। एक मनुष्य है जो संग्रह करने के बारे में सोचता है। बाकी प्रकृति का कोई ऐसा घटक नहीं है जो स्वयं स्वतः स्फूर्त उसको जो प्रकृति ने सामर्थ्य प्रदत्त किया है उसका मोक्ष न प्राप्त करता हो, स्वतः उसका प्रवाहन करके। हम सिर्फ अपने सामर्थ्य को समेटने की कोशिश करते हैं, संकीर्ण होने की कोशिश करते हैं। कितना बड़ा संदेश है। तो मैं ये जब देखता हूं, इस लर्निंग आउटकम कह रहा था इसको मैं, ये हमारा लर्निंग आउटकम है कि पढ़ने के बाद शिष्य को कैसा होना चाहिए। अब ऐसा व्यक्ति बनाने के लिए कैसी शिक्षण पद्धति चाहिए? अगले ये मॉडर्न साइंस कहती है, जो मैं ये लाया हूं आपको, होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंजॉयबल, इंगेजिंग, एक्सपेरिएंशियल। ये 5 पिलर्स के रूप में प्रयोग होते हैं आजकल कि होलिस्टिक होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, इंजॉयबल होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए। होलिस्टिक का मतलब है समग्र। एक बार मैं देवप्रयाग में बच्चों के साथ गया, बच्चों को पढ़ा रहा था, मैं चर्चा कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि समग्रता का क्या अर्थ है, शिक्षा में कैसे समग्रता का प्रयोग करेंगे। बहुत छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। जैसे आपने दंतकांति का जो एक पतंजलि का जो दंत मंजन है, वो जिस उसमें रखा रहता है बॉक्स में, उसको देखा आप लोगों ने? सभी लोगों ने देखा है। अगर मैं किसी से पूछूं कि आपने क्या उसको ठीक से देखा है, या बस खोला और अपना ब्रश करना शुरू कर दिया, और अगर उसको देखना शुरू करो तो कितने विषय आ जाएंगे, इस पर कभी कल्पना किया है? किसने किसने कल्पना किया, जरा बताइए। एक पक्षी चर्चा नहीं होनी चाहिए ना। अगर मैं दंतकांति का बॉक्स आपके सामने रख दूं जिसके अंदर वो पेस्ट रखा हुआ है, और आपको कहूं ये लो और मुझे बताओ कि इसके माध्यम से कितने विषय इसमें इंटीग्रेट होंगे, होलिस्टिक हो जाएंगे, गेस करिए। ठीक है, नहीं ये तो स्पेसिफिक करो। सर उसका जैसे ही रैपर हमारे सामने आएगा तो उसमें इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं, फिर हाँ, इंग्रेडिएंट मेंशन होंगे तो कौन सा विषय आ गया, मतलब उसका कंपोजिशन क्या 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 है, विषय बताओ ना। आज के जो सब्जेक्ट हैं वो किससे कवर हो जाए, आच्छादित होगा? केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी, आयुर्वेद होगा, ठीक, इंग्लिश हो, इंग्लिश तो पूरा पूरा इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा, दोनों भाषाएं। उसका प्राइस, उसके लिंग्विस्टिक, उसको कहेंगे लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स, और मार्केटिंग आ गया, वो भी स्ट्रेटेजी आ गया, बिल्कुल ठीक, और फिजिक्स भी आ गई, आर्ट भी आ गया, बिल्कुल ठीक, साइकोलॉजी भी आ गई, और कुछ आई, हिस्ट्री आ गई कि पहले दातून से करते थे, तोड़ के पेड़ से, अब यहां से यहां तक बढ़ गई, एंथ्रोपोलॉजी आ गई, ठीक है, और आगे बढ़ गई, ज्योग्राफी आ गई कि इसके पेड़ पत्तियां जिससे बनता है, कहां पैदा होते हैं, किस ज्योग्राफिकल क्लाइमेटिक जोन में, और वो तो इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक कहा आपने, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट भी आ गया। फार्मास्यूटिकल, वो तो उसी का पार्ट हो गया बेटा, वो तो केमिस्ट्री, बायो, आयुर्वेद आपने चर्चा कर दिया तो उसका पार्ट हो गया। मैं बृहत्तर की बात है। ओशियनोग्राफी, साइकोलॉजी कैसा है, अच्छा बताओ। क्योंकि उसमें ऐसा दर्शाया जाता है कि आयुर्वेद जो है वो पद्धति अपनाने से हमारे दांत अच्छे होंगे, तो साइकोलॉजी हमें ऐसा महसूस होता है कि ये ज्यादा अच्छा है। आ जाओ, ठीक। और सब ओवरऑल मिला दो तो क्या करता है, किसका कौन सा विषय और छू लेता है? कल्चर, हिस्ट्री तो आ गई, कल्चर, सर ओशियनोग्राफी, शायद ही कोई कल्चर में तो कोई ऐसा सब्जेक्ट होता नहीं जो छूट जाए।
आप ये बताओ कि एक पतंजलि के दंत कांति के एक रैपर से, एक छोटे से बॉक्स से इतने विषय गुथे हुए हैं, लेकिन हम जब विषय पढ़ाते हैं तो बहुत आइसोलेटेड पढ़ाते हैं। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन को सिर्फ दे करके, जिसको मैं कभी कभी कहता हूं वन वे ओमिटिंग, वमन करते हैं एक पक्षी। वो शिक्षा पद्धति नहीं है, वो एक पक्षी वमन है। तो इसलिए होलिस्टिक का मतलब है, थोड़ा और डिटेल बाद में आएंगे मेथड्स पर। एक मैंने जनरल एक इंटरेस्टिंग सब आपको एग्जांपल दिया कि समग्रता का मतलब है कि जब भी किसी एक विषय को आप छुएं तो उससे संबद्ध, अंतर संबंध रखने वाले कितने विषय हो सकते हैं, उन सब पर चर्चा परिचर्चा जरूर होनी चाहिए। और जब होलिस्टिक करेंगे तो इंटीग्रेटेड अपने आप आएगा और फिर इंजॉयबल अपने आप हो जाएगा। क्योंकि इंजॉयबल होगा, बच्चे को एक एक्सप्लोर करेगा ना। बच्चा जो स्टूडेंट है वो पाठ्य पुस्तक की रेखाओं तक सीमित नहीं है, वो चार दीवारी तक, वो अपने को एक्सप्लोर करेगा। जब एक्सप्लोर करना शुरू करता है आनंद के बारे में, उसे यूरेका की फीलिंग होती है कि पा लिया मैंने। जब भी कुछ नई चीज पाता है तो बहुत प्रसन्न होता है। कोई भी हो, हम में आप में से सबका मानो मन, जब भी किसी ज्ञान की अनुभूति से अचानक उसका सामना होता है, साक्षात्कार होता है, तो एक अजीब सी तरंगे हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती। So how will we differentiate between holistic and integrated? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत माइनर रेखा है। होलिस्टिक का मतलब है इंटीग्रेटेड का होलिस्टिक बाय प्रोडक्ट। जब आप सारी चीजों को इंटीग्रेट करते हो, एकीकृत करते हो, तब समग्रता का बोध होता है। तो सिर्फ विशेषण और विशेष्य का अंतर दोनों का। इंगेजिंग का मतलब है कि बच्चा अपने को इंगेज करे, रुचि उसमें स्थापित उसकी हो। ये एनईपी की लाइनें हैं जो मैं ये दिखा रहा हूं आपको। और लास्ट में है एक्सपीरियंशियल, अनुभूति गम्य, कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें अनुभूति हो। आप इसमें देखिए ना, सारी चीजें लिखी हुई हैं, वेट भी लिखा है, अच्छा क्यूआर कोड भी है, तो कंप्यूटर भी है इसमें। कभी इस तरह से देखिएगा वस्तुओं को कभी भी। और होता क्या है कि हम लोग देखे इसको, कुछ नहीं देखा, बस इसको खोला, जो उपयोग करना है उपयोग किया, इसके बाद फेंक दिया इसको। सामान्य प्रवृत्ति होती है हमारी। इसलिए जो पेडागॉजी है, मॉडर्न शिक्षण पद्धति, ये कहती है कि बच्चों के अंदर रुचिकर ढंग से रुचि पैदा करो, इंजॉयबल करो, और उसको एक होलिस्टिक वे में इंटीग्रेट करते हुए सारे विषयों का बोध कराओ, जिससे वो कभी भी भूल ना सके। इसके 4 हिस्से होते हैं। इस पांचों को जो बांटोगे, एक बहुत शब्द यूज करते हैं हम लोग, क्यूट। बच्चा बड़ा क्यूट है, हाउ क्यूट, हाउ स्वीट यूज करते हैं ना। उस क्यूट को हम पेडागॉजी से जोड़ते हैं। सी का एब्रिविएशन लीजिए, क्यूट का सी का क्रैमिंग, मेमोराइज करना। क्योंकि लाख लोग कहते रहे कि रोट मेमोरी खराब है, रोट मेमोरी खराब है। रोट खराब है, मेमोरी नहीं खराब है। अगर आपको याददाश्त ही नहीं होगी चीजों की, तो बाकी उसके फाउंडेशन कहां से स्थापित करेंगे आप? तो मेमोरी तो होनी चाहिए, क्रैमिंग तो होनी चाहिए, याद तो होना चाहिए, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं होना चाहिए। उसके आगे क्या होना चाहिए? यू, अंडरस्टैंडिंग। और उसके एक कदम आगे और होना चाहिए, समझ ही तक सीमित नहीं, थिंकिंग, टी। और लास्ट में ई है। ई का अर्थ होता है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर करें। आपकी टीचिंग की मेथोडोलॉजी से जब बच्चे को याद भी हो जाए, बच्चे की समझ भी विकसित हो जाए, विद्यार्थी विचार करने को भी बाध्य हो जाए विषय पर गहराई में, और जितना आपने पढ़ाया उसके परे भी सोचने की दक्षता विकसित हो जाए, तब आप समझिए कि आपकी पेडागॉजी एक सही दिशा की ओर बढ़ रही है।